डकैत। इस फिल्म में जो रहमान डकैत का एक किरदार है जो बहुत ही खूंखार, बहुत ही भीभत्स। फिल्म का डायलॉग है कि रहमान डकैत की दी हुई मौत कसाईनुमा होती है। इस वक्त बॉलीवुड की एक फिल्म धुरंधर काफी सुर्खियां बटोर रही है और सुपर डुपर हिट जा रही है। और इस फिल्म के दो किरदार न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान तक में सुर्खियां बटोर रहे हैं। और वो किरदार है रहमान डकैत और दूसरा चौधरी असलम का। रहमान डकैत खूंखार आतंकी गैंगस्टर पाकिस्तान के कराची का, जिसका किरदार बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता अक्षय खन्ना ने निभाया है। और दूसरा किरदार है पाकिस्तान के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम का, जिनका किरदार संजय दत्त ने निभाया है। आखिर क्या है धुरंधर की असली कहानी, आखिर क्या है उन गलियों का सच, ये जानने के लिए आज हमारे साथ पाकिस्तान के एक बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर जिल्ले हैदर मौजूद हैं। जिल्ले हैदर वो पाकिस्तानी पत्रकार हैं जिन्होंने करीबन 100 से ज्यादा ऐसे इनकाउंटर केवल चौधरी असलम के साथ कवर किए हैं जब गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही थी, जब गोलियों से कराची और दूसरे शहर गूंज रहे थे। उस वक्त हैदर साहब अपने कैमरे और माइक के साथ क्राइम स्पॉट पर, इनकाउंटर स्पॉट पर मौजूद होते थे। तो जिल्ले हैदर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया के इस खास पॉडकास्ट में। हम पाकिस्तान से आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने धुरंधर फिल्म देखी है? पाकिस्तान और गल्फ कंट्री में तो ये फिल्म को बैन कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, यहाँ पे मुकम्मल जो लिंक है उसका वो ओपन नहीं हो रहा पाकिस्तान में, लेकिन कुछ क्लिप और कुछ रील्स जो हैं वो जरूर मेरी नजरों के सामने से गुजरी है और मैंने उसको बिल्कुल देखा है। जो जिन दो कैरेक्टर्स का आपने जिक्र किया है, चौधरी असलम का जो कि संजय दत्त ने निभाया है और अक्षय खन्ना का जो कि रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है वो अक्षय खन्ना ने किया है, वो दोनों मैंने देखे हैं, लेकिन वो टुकड़ों में देखे और रील की सूरत में देखे। तो हैदर साहब, आपसे मैं सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इस फिल्म में जो रहमान डकैत का एक किरदार है जो बहुत ही खूंखार, बहुत ही बेबस, जिसके बारे में बताया गया है, और एक फिल्म का डायलॉग है कि रहमान डकैत की दी हुई मौत कसाईनुमा होती है, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या थी ये रहमान डकैत की कहानी? इसका जो बाप था वो भी अपने वक्त का कराची का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता था, और जो रहमान डकैत था उसने महज 15 साल में अपनी ही अम्मी का कत्ल कर दिया था और जो डेड बॉडी थी उसे जमीन पे दफना दिया था। थोड़ा वो वाकया जानना चाहेंगे पहले आपसे। जी देखिए, आपने 3 से 4 सवालात मुझसे पूछे। मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरह के आपने सवालात किए हैं उसी तरतीब से आपको जवाब दूँ। देखिए, बिल्कुल, रहमान ने 15 से 17 साल की उम्र में पहला मर्डर जो है वो अपनी माँ का किया था और उसकी वजूहात जो है वो अब तक सामने नहीं आ सकी कि किस बुनियाद पे या फैमिली इश्यूज़ की वजह से उसने ये मर्डर किया था। दूसरा, आपने ज़िक्र किया डायलॉग का, जो कसाई वाली डायलॉग वाली है, इसमें इसका हकीकत से मैं समझता हूँ कि कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह का कोई डायलॉग पाकिस्तान में और ख़ुसूसन लियारी में जो है वो सुनने में नहीं आया था। हाँ, रहमान के बहुत सारे पुलिस मुकाबले थे जिसमें वो मशहूर हुआ, बहुत सारी डकैती की वारदातें थी, किडनैपिंग फॉर रैंसम था और इस तरह के कई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो था वो उसका पुलिस की डायरी में मौजूद था। लेकिन जिस डायलॉग का ज़िक्र किया गया है और फ़िल्म में बार-बार दोहराया गया है, उसका मैं ये समझता हूँ कि हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। कई लोगों को उसने मौत के घाट ज़रूर उतारा है, लेकिन ये डायलॉग मेरी नज़र से और मेरे कानों ने कभी सुना नहीं है। हैदर साहब, रहमान डकैत का पूरा नाम अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत, जहां तक मैं सही हूं। और जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं थोड़ा-सा करेक्शन कर दूँ, इसका पूरा नाम अब्दुल रहमान बलोच उर्फ खान भाई। ये लियारी में खान भाई के नाम से मशहूर है। आज भी जो नौजवान लड़के हैं वो लियारी में जो कैप पहनते हैं सर पर, वो खान भाई के नाम की कैप होती है और उर्फ डकैत, यानी कि अब्दुल रहमान बलोच उर्फ खान भाई उर्फ डकैत। यहाँ मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल में, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं बताऊँ कि रहमान बिल्कुल बलोच बिल्कुल। जो है वो रहमान बलोच उर्फ खान भाई उर्फ डकैत जो है वो लियारी से बाहर जो है वो डकैत मशहूर था, पुलिस के रिकॉर्ड में वो डकैत था। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि लियारी के रहने वालों की, लियारी के रिहायशियों की, तो वो उसको खान भाई के नाम से जानते थे। वहाँ पे रहमान का नाम डकैत लेना एक ऐसा ही जुर्म है जैसे फांसी की सज़ा।
तो वहां पे लोगों को ये बात इंतहाई नागवार गुजरती थी कि रहमान बलोच उर्फ खान भाई को कोई डकैत कह के पुकारे। क्योंकि देखिए जो रहमान बलोच उर्फ डकैत है वो आम लोगों के लिए लियारी से बाहर के लिए डकैत जरूर था, लेकिन जो लियारी के रिहायशी थे उनके लिए वो खान भाई के नाम से मशहूर था, जस्ट लाइक रॉबिन हुड। क्योंकि वो वहां पे लोगों की मदद करता था, वहां पे लोगों की जो जरूरियात होती थी वो उनको पूरी करता था, तो इसलिए लोग उसको वहां पे बहुत पसंद करते थे। इस यही वजह है कि जब उसका इनकाउंटर किया गया तो उसके बाद लियारी में शोक की फिजा थी, हड़ताल थी और हंगामे थे, क्योंकि लोगों को ये इनकाउंटर पसंद नहीं आया था और गम और गुस्से का इजहार उन्होंने पुरतशद्दुद वाकयात से किया। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं कि एक डर भी रहा होगा लियारी के लोगों में, इस परिवार का, बाप बेटे का, और इनके क्राइम की जो सल्तनत थी जो कराची में पनपी। हैदर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जो लियारी है इसे ओल्ड कराची भी कहते हैं। ओल्ड कराची में ये लियारी कस्बा था और करीबन 60 साल तक यहाँ पर जरायाम की दुनिया का बोलबाला रहा। और यहाँ पर जब कोई गोली चलती थी, कोई हत्या होती थी, तो उसकी गूंज फॉरेन मीडिया तक जाती थी और न्यूयॉर्क टाइम और वॉशिंगटन पोस्ट तक में यहाँ पर लियारी की जो खबरें हैं वो हेडलाइन होती थी। जितना मैंने रिसर्च किया है पाकिस्तान के जो आर्टिकल्स थे उनके बारे में, ये क्या था लियारी का सच क्या है, क्यों ये गैंगवार के लिए बदनाम था ये इलाका, और क्यों ये बलूच लोगों का एक गढ़ माना जाता था? देखिए, थोड़ा सा इसको जो इसकी स्ट्रेटेजी है इसको समझने की जरूरत ये है कि लियारी का जो इलाका है ये समंदर के किनारे आबाद है। यहाँ से पोर्ट इंतहाई नजदीक है। जो आपने जिक्र किया इंटरनेशनल मीडिया और का जिक्र के वहाँ की हेडलाइन और सुर्खियों बनती थी, उसकी वजह ये थी कि जब लियारी में गैंग वॉर होती थी, यानी कि गैंग वॉर का मतलब है कि जो मुख्तलिफ गैंग थे वो आपस में लड़ते थे, तो उसकी वजह से जो मेन रोड है, जो आमदोरफ्त है गाड़ियों की, कारोबारी सरगर्मियां हैं, वो मुअत्तल हो जाती थी। और पोर्ट के करीब जब कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होती थी तो जाहिर बात है उसमें इकोनॉमी पे असर पड़ता था, उसमें स्टॉक एक्सचेंज पे असर पड़ता था, तो जिसकी वजह से ये हेडलाइन और शेयर सुर्खियां जो है वो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनती थी। तो गैंग वॉर की जब आप बात करते हैं तो लियारी में मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ गलियों में छोटे बड़े गैंग्स जो थे वो आबाद थे और वो अपनी कार्रवाइयां करते थे। जब इन गैंग्स में आपस में लड़ाई होती थी, किसी बात पे कोई इशू होता था, तो उसके बाद पूरा इलाका बंद हो जाता था, फायरिंग होती थी और कई दिन तक ये इलाका बंद रहता था। तो यही वजह है कि ये मुख्तलिफ मीडिया की शह सुर्खियों की जीनत बनता था इलाका, और लियारी जो है वो बहुत जल्द कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बनिस्बत ज्यादा मशहूर हो गया। जी हैदर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उस वक्त के कौन से बड़े गैंगस्टर थे लियारी के, जिसमें रहमान डकैत का नाम था, और इस गैंग के विरोधी गैंग्स कौन से थे जिनके बीच में दुश्मनी थी? देखिए, ये दुश्मनी शुरू हुई थी हाजी लालू के मर्डर के बाद। हाजी लालू का जब मर्डर होता है, क्योंकि ये एक ही ग्रुप था, तो हाजी लालू के मर्डर पे जिसका नाम आता था वो जो रहमान का एक साथी था अरशद, जिसे अरशद उर्फ पप्पू कहते थे, उसके ऊपर उसका इल्जाम आया, जिसपे रहमान बलोच उर्फ डकैत और अरशद पप्पू के दरमियान जो है वो एक जंग शुरू हो गई, एक गैंग वॉर शुरू हो गई, और जितने भी ये लड़के थे, जितने भी इनके अंडर काम करने वाले अफराद थे, इनमें ग्रुपिंग हो गई और मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो डिवाइड हो गए। जब ये ग्रुप डिवाइड होते हैं तो इनमें आपस में मुख्तलिफ जगहों पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। कई जो नौजवान हैं वो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। कई पुलिस मुकाबले होते हैं जिसमें पुलिस अफसरान भी शहीद होते हैं और गैंग वॉर के कारिंदे भी मारे जाते हैं। तो इस लड़ाई का आगाज जो है वो वहां से शुरू होता है, हाजी लालू के मर्डर के बाद, जो कि एक ट्रांसपोर्टर था। इसके बाद अरशद पप्पू को लियारी से निकाल दिया जाता है और इस गैंग वॉर में तेजी और शिद्दत इसलिए आ जाती है कि जिस वक्त अरशद पप्पू के लड़के लियारी में दाखिल होते थे और वो अटैक करते थे रहमान डकैत के लड़कों पे, तो उसके बाद जो है कई कई दिन तक, कई कई घंटों तक जो है वो इलाका फायरिंग से गूंज उठता था। तो ये अब जो आपने बात करी कि कौन कौन से, देखें यूं तो पुलिस फाइल में, पुलिस रिकॉर्ड में जो है वो कई नाम जो है वो सुने जाते थे, कई नाम देखे गए हैं, जिनमें से कुछ अब इस दुनिया में नहीं है और कुछ इस मुल्क से फरार भी हो चुके हैं और कुछ जेलों में है। जिसमें अगर आप नाम लें तो रहमान के बाद जो है वो नाम आता था उज़ैर बलोच का, जो इस वक्त जेल में है और कई 100 से ज़ायद मुकदमात का सामना कर रहा है, जिसमें कत्ल, अगवा बराए तावान, डकैती, पुलिस मुकाबले और भत्ताखोरी के मुकदमात दर्ज हैं। उसका केस चल रहा है, वो अभी उज़ैर बलोच जो है वो अभी जेल की सलाखों के पीछे है और बताया यही जाता है कि अनकरीब वो तमाम केसों से बरी होकर वापस लियारी में आने वाला है। इसके अलावा बाबा लाडला है, बाबा लाडले का नाम मशहूर था, अरशद पप्पू का नाम मशहूर था, इन दोनों का मर्डर हो चुका है, इन दोनों को कत्ल कर दिया गया है। इस तरह मुख्तलिफ इलाके हैं, राशिद रेखा का नाम आता है,
और कई ऐसे छोटे बड़े वाकया जो इलाके हैं उनमें मुख्तलिफ जो गैंग्स हैं वो अपनी सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं, जिनको वक्तन फवक्तन पुलिस का भी सामना करना पड़ता है, पुलिस मुकाबले भी होते हैं। तो अभी भी मुख्तलिफ गैंग जो है वहां पे हैं, लेकिन इनकी कार्रवाइयों में कुछ कमी देखने में आई है। हैदर साहब, कभी आपका सामना रहमान डकैत से हुआ है? देखिए, ये तो वही बात हो गई, मुझे 20-25 साल हो गए हैं क्राइम रिपोर्टिंग कराची में करते हुए, और यकीनन एक क्राइम रिपोर्टर का सामना जो है पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से भी होता है, जराइम पेशा अफराद से भी होता है, क्योंकि देखिए हम जो सहाफ़ी होते हैं, इनकी सोर्सेज़ जो होती हैं वो तमाम लोगों में होती है, क्योंकि हमें खबर चाहिए होती है, चाहे वो जराइम पेशा अफराद दे, चाहे पुलिस का अफ़सर दे या कोई आम शहरी दे। तो यकीनन मेरी मुलाकातें भी रही हैं, मेरा सामना भी हुआ है, और कई दफ़ा हमने किसी खबर की कंफर्मेशन के लिए भी उनसे राब्ता किया है, जिसकी वजह से हमें अच्छी खबर मिली और हमारी खबरें जो हैं वो हिट भी गई हैं। कोई वाकया जरा सुनाइए, रहमान डकैत का से आपकी जब बातचीत हुई या कभी आपकी मुलाकात हुई। हम भी नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे गैंगस्टरों से बात करते हैं, ये पेशा है हमारा रिपोर्टिंग करने का, उनके इंटरव्यू किए। तो कोई वाकया ऐसा जो आप न्यूज 18 के व्यूअर्स को सुनाना चाहें रहमान डकैत का? देखिए, पुरानी बात है, 10-15 साल पुरानी बात है कि एक दफ़ा एक वाक़या हुआ था कि किसी को भत्ता ना देने पे एक ताजिर को कत्ल कर दिया गया था। जिसके बाद उसका इल्ज़ाम जो है वो पुलिस की रिकॉर्ड में आता था कि ये कार्रवाई जो है वो रहमान बलोच ने और डकैत ने की है। इस हवाले से हमने जब खबर ये चलाने लगे तो उस में राब्ता करने की हमने कोशिश करी, और रहमान बलोच से हमारा राब्ता हुआ और फ़ोन के ज़रिए। तो उसने अपनी सफाई में हमें ये बताया कि देखें, ये मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस कार्रवाई के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं इस वक़्त कराची में मौजूद नहीं हूँ। और उसने हमें अपनी लोकेशन भी शेयर करी और हमें बताया कि वो कराची से कई 100 किलोमीटर दूर किसी इलाके में है और वहाँ पे वो एक तकरीब में शिरकत के लिए गया हुआ है। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया गया कत्ल का, और जिसके खिलाफ का मुकदमा जो है वो रहमान बलोच और डकैत के खिलाफ एफआईआर कटी है, ये बिल्कुल की सरासर ठीक नहीं है और ये गलत है। फिर हमने इसी हवाले से जो है वो पुलिस के आला अफ़सरान से भी राब्ता किया, जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है और ये कत्ल जो है वो रहमान बलोच ने ही किया है। तो ख़ैर हमने दोनों का मौक़िफ़, क्योंकि बीइंग ए मीडिया पर्सन, बीइंग ए सहाफ़ी, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम दोनों का मौक़िफ़ जो है वो चलाएँ। तो ये इस तरह के कई वाक़यात हुए हैं, कई दफ़ा हमारा राब्ता उससे हुआ है रहमान से, कभी खबर के लिए, कभी खबर पूछने के लिए, और कभी हमें जब उस लियारी में जाना होता था तो हम उसके पूछ के जाते थे कि हमने फलाँ कवरेज करनी है, क्या हम अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि देखिए, लियारी का, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि लियारी जो इलाका है ये एक मज़ाफ़ाती छोटी आबादी है, कच्ची आबादी है, यहाँ पे तंग गलियाँ हैं, यहाँ पे गाड़ियों का जाना मुश्किल है, यहाँ पे मोटरसाइकिल या पैदल ही आप अप्रोच कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ इलाकों में गैंग वॉर के कारिंदे खड़े होते थे, विद वेपन्स खड़े होते थे, तो हमें बगैर इत्तला दिए जाना जो है वो एक जान का खतरा होता था, तो इसलिए हम पहले से उनको इन्फॉर्म करते थे। हैदर भाई, रहमान डकैत के बेनजीर भुट्टो से क्या रिश्ते थे? बेनजीर भुट्टो की जान रहमान डकैत ने बचाई। क्या वो अंदरूनी तौर पर पार्टी के लिए काम करता था, एक एसेट था? क्या है, जरा कहानी सुनाइए। देखिए, अब्दुल रहमान बलोच, आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि उसकी कास्ट जो थी वो बलोच थी, और बलोच ज़्यादातर जो है वो एक जो सियासी पार्टी है, देखिए हर आदमी का, हर कम्युनिटी का किसी न किसी पार्टी से लिंक होता है, वो राब्ता रखता है, एक नरम गोशा रखता है। तो रहमान बलोच और बलोच कम्युनिटी के जितने लोग हैं, उनका नरम गोशा या उनका झुकाव आप कह लें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था। 18 अक्टूबर की बात है, जब बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी के बाद पाकिस्तान आईं, तो उनको शाहराह फैसल के करीब एक जगह है कारसाज, वहाँ पे उन पर एक खुदकुश धमाका किया गया, जिसकी ज़िम्मेदारी कल-अदम तहरीक-ए-तालिबान ने कबूल की थी। खुशकिस्मती से उसमें बेनज़ीर भुट्टो बच गई थी, लेकिन कई अफ़राद जो हैं उसमें अपनी जान की बाज़ी हाथ धो बैठे थे। तो जब वहाँ अफ़रा-तफ़री फैली हुई थी, उस वक़्त रहमान बलोच जो है वो अपनी गाड़ी में आता है अपने साथियों के साथ, और बेनज़ीर भुट्टो को वहाँ से बाहिफ़ाज़त निकाल के उनकी रिहाइशगाह, यानी कि बिलावल हाउस जो है, जो कि कराची में वाक़ है, वहाँ पर पहुँचाता है। तो अब उनकी रिश्तेदारी कोई नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक था, वो एक कारकुन की हैसियत से उनके लिए काम करता था। तो एक नरम गोशा भी होता है, और बेनज़ीर भुट्टो की काफ़ी एहतराम और इज़्ज़त करता था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया और उनकी जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। हैदर साहब, नूरा कास्कर, जिसे कि दाऊद इब्राहिम का बहुत खास रिश्तेदार बताया जाता है, कराची में
दाऊद का सबसे खास नूरा कास्कर होता था। नूरा कास्कर की हत्या की गई। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसको बीमारी थी, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि नूरा कास्कर को किडनैप किया गया और उसके बाद उसकी बहरे में से हत्या की गई, और फिर जो घोड़ा टांगा गाड़ी होती है उसमें उसकी डेड बॉडी को आगे भेजा गया। जो रहमान टकेत का एक मॉडस होता है, एक उनका कॉल साइन था उनके गैंग का, और दाऊद इब्राहिम को खुली चुनौती ये दी गई थी। ये क्या है किस्सा? अंडरवर्ल्ड में क्या जो डॉन जिसको कहा जाता है दाऊद इब्राहिम, उसके रहमान टकेत से क्या बिल्कुल 36 का आंकड़ा था? नहीं देखिए, इसमें इस किस्म की कहानी में कोई हकीकत नहीं समझता हूँ, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ था तो तमाम रिपोर्टर्स और क्राइम रिपोर्टर्स, एंकर पर्सन ने इस हवाले से तहकीकात की थी, लेकिन इसमें हकीकत नहीं थी, क्योंकि डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी इंतकाल हुआ था या उसका जो मौत वाक़ई हुई थी वो एक तबाही मौत थी। तो इससे उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। जिस घोड़ा गाड़ी का आप ज़िक्र कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लियारी में गाड़ियाँ जाना बहुत मुश्किल है, घोड़ा गाड़ी तो दूर की बात है, वहाँ ज़्यादातर हाथ गाड़ी जिसे कहते हैं, जिसमें सामान लाद के ले जाया लेकिन जाता हैदर साहब, मैं है। आपको बीच में रोक रहा हूँ। जी। क्या दाऊद इब्राहिम और रहमान डकैत की कोई किस्सा है जो आप सुनाना चाहेंगे, जो केस फाइल में दर्ज हो या जो जिसमें सच्चाई हो? ये दोनों विरोधी थे या इनमें कोई चीज कॉमन कॉमन थी? तो देखिए, दाऊद इब्राहिम और रहमान में और ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। रहमान बलोच जो है वो कराची के, पाकिस्तान का एक सूबा सिंध और सिंध का एक शहर कराची, और कराची का एक छोटा-सा इलाका जिसमें चंद लाख की आबादी है। वहाँ पे वो बदमाश और डकैत मशहूर था। तो उनका मैं नहीं समझता कि दाऊद इब्राहिम से किसी किस्म का कोई टाकरा या 36 का आंकड़ा या दुश्मनी या दोस्ती भी हो सकती है, क्योंकि रहमान बलोच जो है, रहमान डकैत जो है, वो मनशियात फरोशी और दीगर जराइम के हवाले से मशहूर था। तो दाऊद इब्राहिम से उनके ताल्लुकात की इस तरह की कोई खबरें नहीं आई हैं, ना ही उनको कभी मंजर आम पर किसी तकरीब में देखा गया है, किसी शादी की तकरीब में कभी भी इनको एक साथ नहीं देखा गया है, और ना ही कोई इस तरह की किसी भी इनके साथी को कि कोई मरासिम जो है वो दाऊद इब्राहिम से या उनके दाऊद इब्राहिम के किसी और रिलेटिव या दोस्त यार से देखे गए हैं। तो रहमान का जो आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये लियारी की एक आबादी है, छोटी-सी कच्ची आबादी है, मज़ाफ़ाती बस्ती कह लें। वहाँ तक मशहूर था, कराची के बहुत सारे इलाकों में रहमान का नाम तक कोई नहीं जानता था। हैदर साहब, जब रहमान डकैत का इनकाउंटर हुआ, आप मौके पर उस वक्त मौजूद थे। कैसे इनकाउंटर हुआ, कैसे आपको इसकी जानकारी मिली, और क्या था वो अपने आंखों देखा हाल, थोड़ा वो जानना चाहेंगे? देखिए, जब हमें नहीं पता था कि ये एनकाउंटर जो है वो रहमान डकैत और उसके साथियों के खिलाफ हो रहा है। हमें इत्तला मिली थी कि लिंक रोड है नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे का, वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, वो तमाम गाड़ियों को चेक कर रही है, कोई बड़ा मुकाबला जो है वो मुतवक्को है। तो ज़ाहिर बात है, क्राइम रिपोर्टर को जब इस तरह की खबर मिलती है, तो मैं अपनी टीम के हमरा जब वहाँ पे पहुँचा, तो पुलिस ने पहले हमें आगे जाने नहीं दिया। क्योंकि वो किसी की सर्च पे थे, किसी की तलाश में थे, और हमें नहीं पता था कि वो मर्डर या एनकाउंटर किसका होने वाला है। हमने अपने ज़राए से मालूम किया, तो हमें पता चला कि कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिसने यहाँ से गुज़रना है, यहाँ से आना है, और ये गाड़ी का नंबर है, और इस गाड़ी को हमने ट्रेस करना है, इस गाड़ी को हमने रोकना है। हम ख़ैर दूसरे रास्ते से होते हुए किसी तरह उस मुकाम पे पहुँच गए जहाँ पे ये एनकाउंटर होना था। हमने कवरेज वगैरह करने के लिए जब कैमरा निकाला, तो ज़ाहिर बात है कि पुलिस का एक अपना काम होता है, वो नहीं चाहती कि उसके काम में कोई अमल दखल करे, और इसी तरह हमारा भी जो काम है, हम भी नहीं चाहते कि हमारे कामों में किसी का अमल दखल जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो कुछ ही देर के बाद जो है गाड़ी रोकी जाती है, और गाड़ी जैसे ही रुकती है, उसमें से लोग फायरिंग करते हुए निकलते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे पोजीशन लेते हैं, और फिर एक शदीद फायरिंग का सिलसिला जो है वहाँ पर शुरू हो जाता है। दूसरी जानिब चौधरी असलम थे, जो अपनी टीम के हमरा मौजूद थे, और वो भरपूर मुकाबला हुआ। ये मुकाबला जो है वो 4 से 5 घंटे तक मतवातिर चला है, और इसके बाद जो है वो फिर एम्बुलेंसेस को कॉल की गई, और फिर एम्बुलेंसेस आई। तो हमें पता चला कि जो मरने वाले लोग हैं, 4 तो फौरी उसी वक़्त जो है वो मर गए थे पुलिस मुकाबले में, जिसमें से रहमान बलोच और उर्फ डकैत है। इसके अलावा उसके दीगर 4 साथी थे, जबकि 2 इसमें ज़ख्मी थे जो अस्पताल जाके दम तोड़े। तो ये शनाख्त इनकी अस्पताल में हुई। तो फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। चौधरी असलम, एसएसपी चौधरी असलम, जो कि अब शहीद हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने ये तमाम डिटेल्स बताई कि इस तरह उनको एक इत्तला मिली थी, और ज़ाहिर बात है हमने भी वो कवरेज की थी, वो हमारी एक्सक्लूसिव फुटेज थी, वो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी, जो कि हमने नशर करी, और वो खबर जो है वो तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने जो है वो पिक की।
हैदर साहब, अब चौधरी असलम पे आ जाते हैं हम, जिनको कि कराची का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था, वहां का गब्बर सिंह भी कहते थे। मैंने कुछ यूट्यूब पे इंटरव्यू उनके सुने हैं। चौधरी असलम की पत्नी ने एक अभी हाल में एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पति ने 3,000 इनकाउंटर किए हैं, वो एशिया के सबसे बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। क्या है इसकी सच्चाई? देखिए, मुझे इसकी तादाद का तो नहीं पता कि 3,000 किए हैं या 3,000 से ज़ायद किए हैं। लेकिन चौधरी असलम, एसएसपी चौधरी असलम जो सीटीडी में तैनात थे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में, इनका एक बहुत बड़ा नाम था। हम इनको काफ़ी की उससे देखते हैं कि कई इनकाउंटर्स किए हैं, सिर्फ लियारी गैंग वॉर के खिलाफ नहीं किया, बल्कि मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ, पॉलिटिकल पार्टीज में मौजूद जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ, जो क्रिमिनल हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किए हैं। लेकिन मुझे कंफर्म तादाद का नहीं पता। अगर नौरीन भाभी इस तादाद का बता रही हैं, जाहिर बात है फैमिली मेंबर है, उनको इस तो बारे आपका में इल्म होगा। हैदर साहब, पहला पहला आमना सामना कब हुआ था एज ए क्राइम रिपोर्टर चौधरी असलम से? और सुना कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं जाते थे इनकाउंटर स्पॉट पे, थोड़ा कुछ किस्सा सुनाएंगे उनका? जी बिल्कुल, देखिए चौधरी साहब का की ये स्पेशलिटी रही है हमेशा से कि वो जिस भी बड़े से बड़े एनकाउंटर में जाते थे तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनते थे। इनके पास एक पिस्टल होता था, जो कि फॉरेन पिस्टल होता था, और उसके अंदर जो मैगजीन होता था उसके अंदर 50 से ज़ायद गोलियां होती थी। ये एक स्पेशल पिस्टल था जो इनके पास होता था, और ये सबसे आगे कमान करते थे, लीड करते थे। बाकी जितनी भी इनकी फोर्सेस थी, इनके अंडर काम करने वाले एहलकार और अफसरान थे, वो इनके पीछे होते थे, और ये अक्सर खुद जाके दहशतगर्दों को, जराइम पेशा अफराद को ललकारते थे। मेरा और इनका पहला टाकरा कई साल पुरानी बात है, जब शहर कराची में एक बच्चे को अगवा किया गया, जो कि एक ऑफिशियल का बेटा था, एक हुकूमती, एक बहुत बड़े नाम है उसका बेटा था, वो मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। तो उसके लिए रैंसम मांगा गया था 1 करोड़ रुपए। तो वो टास्क जो है वो चौधरी असलम को दिया गया कि भाई इस बच्चे को रिकवर कराया जाए। तो जब ये रिकवर करने गए तो उस टीम में बीइंग ए मीडिया पर्सन मैं भी वहाँ था, और मैंने देखा कि जिस स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई वहाँ पे, जिस प्लानिंग के जरिए इन्होंने उन अगवाकारों को कत्ल किया वहाँ पे, और जिस तरह उस बच्चे को बाजियाब कराया, वो काबिल तहसीन और तारीफ की बात थी। मेरी पहली मुलाकात इनसे वहाँ हुई थी। उसके बाद मैंने वो खबर बहुत अच्छी तरह नशर की, जिससे उन्होंने मेरी तारीफ भी करी, और फिर मेरी उनसे दोस्ती हो गई, और अच्छी दोस्ती हुई, और दोस्ती इस तरह हुई, फिर काफ़ी क्लोजनेस हो गई। और फिर अक्सर जो है मेरी उनसे किसी भी हवाले से, खास तौर पे जब कोई क्राइम होता था कराची में या कोई दहशतगर्दी का वाकया होता था, तो तो मैं सबसे ज़रूर पहले उनको खबर फ़ोन आपको मिल करके जाती थी? पहले खबर भी मिल जाती थी, लेकिन एक एक डिस्कशन होती है ना, एक क्राइम रिपोर्टर को एक डिस्कशन चाहिए होती है, क्योंकि वो उसमें से कुछ चीजें ऐसी निकालता है जो कि नाजरीन के लिए जो है वो इंटरेस्टिंग हो। क्योंकि देखिए पुलिस और ऑफिशियल जो है ना, उनके पास कुछ बाउंड्रीज होती हैं, वो तमाम चीजें खुल के नहीं बता सकते, जबकि एक पत्रकार जो होता है, एक अच्छा, सहाफी जो हैदर होता है। साहब, चौधरी जी। असलम जेल गए थे उनकी पूरी टीम के साथ। एक मर्डर हुआ था किसी गैंगस्टर का। एक तो वो जानना चाहेंगे, और दूसरा ये जानना चाहेंगे कि क्या अंडरवर्ल्ड से उनके रिश्ते थे, उनके ऊपर करप्शन के भी चार्ज लगे? ऐसी ऐसी मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उनके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात हैं, ये भी उनके ऊपर इल्जाम लगे। देखें, 2 सवाल आपने किए हैं। पहला सवाल ये है कि जेल गए थे, बिल्कुल गए थे। वो नहीं, ना सिर्फ वो गए थे, बल्कि उनकी पूरी टीम जो है उनको मुकदमे का सामना करना पड़ा था। कत्ल का मुकदमा था। उसपे उसका नाम था माशूक बरोही। उसकी लाश एक गाड़ी से मिली थी। बताया जाता है कि उसको अगवा करके या उसको गिरफ्तार करके ये लेके गए थे चौधरी असलम और उनकी टीम, और बाद में उस शख्स की, जिसका नाम माशूक बरोही था, उसकी लाश एक गाड़ी से मिली थी, जिसके इल्जाम में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, और मुकदमा दर्ज करने के बाद इन तमाम साथियों को जेल भेजा गया, लेकिन उसके बाद ये वहां से बरी हो गए। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। दूसरा आपने पूछा कि अंडरवर्ल्ड से या जराइम पेशा अफराद से इनके ताल्लुकात हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको हर लोगों से ताल्लुकात निभाने पड़ते हैं, जैसे कि मेरी और आपकी जॉब है। बीइंग ए मीडिया पर्सन, हमें भी जराइम पेशा अफराद को फ़ोन करना पड़ता है, उनसे ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं। तो इसी तरह पुलिस के जो लोग होते हैं या फोर्सेस के जो लोग होते हैं, इन लोगों के भी जराइम पेशा अफराद से ताल्लुकात होते हैं। क्योंकि देखिए, मुखबरी जो होती है ना, इनको भी इतला जराइम पेशा ही देता है। जैसे हमें पुलिस वाले इतला देते हैं, या जराइम पेशा जो है हमें खबर की तस्दीक करके देते हैं कि ये खबर ठीक है या गलत है, या पुलिस सही कह रही है या जराइम पेशा सही कह रहे हैं। तो इनको भी एक जो मुखबरी का जाल होता है, एक टाउट होता है, वो एक जराइम पेशा ही होता है।
तो यकीनन इनके ताल्लुकात होंगे। इसी वजह से इनका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। बहुत सारे वाक़यात होने से पहले ही ये मुल्ज़िमान को पकड़ लेते थे। दहशतगर्दी के वाक़यात जो है और बम धमाके की जो गाड़ियाँ थी वो इन्होंने कई जो है वो डिफ्यूज़ की हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके ताल्लुकात बिल्कुल होंगे, जिसकी वजह से कराची को इन्होंने एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी के कई वाक़यात से बचाया है। जिले हैदर साहब, जो चौधरी असलम थी उनकी मौत कैसे हुई थी? देखिए 9 जनवरी 2014 जब ये दोपहर अपने घर से निकलते थे खाना खा के तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान। उस दौरान ये निकले हैं, जनवरी थी और 2014 सन था। उस दौरान इनको एक खुदकुश हमलावर ने इनको निशाना बनाया और इनकी पूरी गाड़ी तबाह हो गई। कई इनके गार्ड जो थे वो उसमें शहीद हुए, चौधरी असलम ज़ख्मी हुए जिन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन रास्ते में ही ये दम तोड़ गए थे। तो इनको खुदकुश हमले में जो है इनको शहीद किया गया था। इसके पहले इनके ऊपर एक बार हमला भी होता है इनके बच्चों के ऊपर। देखिए चौधरी असलम पे जो मैं समझता हूँ कम से कम 8 से 9 हमले हुए हैं छोटे-बड़े। लेकिन जो 2 हमले बड़े हुए हैं, एक पहला हमला जो हुआ था इससे पहले वो इनके घर पर हुआ था जो कि क्लिफ्टन पे है। वहाँ पे एक बारूद से भरी गाड़ी जो थी वो इनके घर से टकराई गई थी, जिससे इनके घर को शदीद नुकसान पहुँचा। लेकिन इनका घर जो था वो बम प्रूफ घर था और अंडरग्राउंड घर था। तो ये रात में पूरी फैमिली जो है वो अंडरग्राउंड चली जाती थी। तो उस वक़्त भी ये अंडरग्राउंड थे जिस वक़्त ये गाड़ी टकराई गई, तो जिस वजह से खुशकिस्मती से ये तमाम की तमाम फैमिली जो है वो महफूज रही है। दूसरा बड़ा जो हमला था वो 9 जनवरी 2014 को किया गया, जो कि इनकी बख्तरबंद गाड़ी को एक खुदकुश हमलावर से टकराया और उससे शदीद नुकसान पहुंचा और कई लोग शहीद हुए, चौधरी असलम जख्मी हुए। बाद में उन्होंने भी जामे शहादत जो है वो नोश किया था। फिल्म धुरंधर में एक किरदार है एमएलए जमील साहब का। ये कौन थे जमील साहब, और इनसे रहमान डकैत के क्या रिश्ते थे? फिर बाद में रहमान डकैत के ये विरोधी हो गए, दोनों का 36 का आंकड़ा हो गया। ये क्या था? पॉलिटिकल और गैंगस्टर नेक्सस देखिए पाकिस्तान का। कहते हैं कि जराइम पेशा और पुलिस की दोस्ती भी बुरी होती है और दुश्मनी भी बुरी होती है। ये मिसाल यकीनन आपने सुनी होगी। तो बिल्कुल जमील तो मुझे नाम इसका नहीं आता, लेकिन रहमान बलोच के कई एमएलए इंडिया भारत में होते हैं, यहाँ पे एमपीए और एमएनए होते हैं। तो कई मिनिस्टर्स, एमएनए, एमपीएस के से उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना भी था। और बाद में उनसे कई दफा झगड़े भी हुए इसके। तो लियारी में क्योंकि कोई भी एमपी एमएनए बगैर रहमान की सपोर्ट के जीत नहीं सकता था। लियारी क्योंकि गढ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और यहाँ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो और तमाम के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ से जीते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह का करैक्टर जमील बलोच का बताया गया है, जिस तरह उसकी फिजिक है जो मैंने देखी है, तो मेरा ख्याल है वो कॉपी करने की कोशिश करी गई है नबील गबोल की। तो वो क्योंकि लियारी से मुंतखब होते थे, लेकिन बीच में उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ के एक और सियासी जमात अख्तियार कर ली थी और अब वो दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए। मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी जाती राय है कि शायद वो करैक्टर नबील गबोल की कॉपी करने की कोशिश की गई हो। हैदर साहब, अभी रहमान डकैत के परिवार में कौन कौन सदस्य हैं जो जिंदा हैं, और क्या वो जुर्म की दुनिया में ही हैं आगे, या जेल में है, या क्या कर रहे हैं उनके परिवार के बाकी लोग उस इस देखिए एक रहमान बेटा डकैत जो को? था, जी, जी, 2 बेटे थे उसके और बीवी है उसकी, वो है लेकिन वो ज़्यादा मंज़र आम पे नहीं है। एक बेटा पुलिस मुकाबले में उसके मारा गया है और एक बेटा भी है। तो इसके अलावा तो उनके परिवार के और रिलेटिव ज़रूर हैं वहाँ पे, जो कि कुछ उसके नाम को कैश करते हैं, बताते हैं कि उनका ताल्लुक जो है वो रहमान बलोच से था, उनकी फैमिली मेंबर है, और कुछ जो है इसको हिडन रखते हैं, छुपाते हैं, उसको नहीं बताते। तो ये खैर ये उनकी अपनी और पर्सनल लाइफ़ है। तो इसमें कहना मुनासिब नहीं होगा कि कौन-कौन से परिवार वाले उनको ओन करते हैं और कौन-कौन से उनको डिसओन करते हैं। लियारी के हाल अभी क्या है 2025 में पाकिस्तान में? क्या अभी भी वो जुर्म का गढ़ बना हुआ है? देखिए लियारी के हालात काफ़ी बेहतर हैं इस वक़्त। अभी इस तरह के कोई वाक़यात अरसा दराज से सुनने में नहीं आए आफ्टर द कराची ऑपरेशन। अभी अमन व अमान है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है अभी बहुत कम हो चुका है। गैंगस्टर के कई ग्रुप जो हैं वो वहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। इक्का-दुक्का वाक़यात होते हैं, वो तो पूरे शहर कराची में या पूरे सूबे में या मुल्क के या दुनिया के किसी भी हिस्से में होते हैं। लेकिन वो एक जो स्पेशलिटी थी लियारी की, फायरिंग की, जलाओ-घिराव की, दुकानें, कारोबार बंद कराने की, वो अरसा दराज हो गया, वो अभी तक देखने में नहीं आई है, उसमें कमी वाक़ई हुई है, क्योंकि अब पुलिस का और फ़ोर्सेस का वहाँ पे जो है वो उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। अभी जराइम की वारदातें वहाँ पे कम हो रही हैं।
हैदर साहब, अभी कोई बड़े गैंगस्टर हैं जो लियारी में एक्टिव हैं, और उस वक्त जब ये रहमान डकैत का वक्त था, पप्पू का वक्त था गैंगस्टर का, उस दौरान इनको हथियार कहाँ से मिलते थे? इन गैंगस्टर को क्या पैटर्न होता था इनका हत्याएं करने का, किलिंग्स करने का? देखें, उस वक्त तो कई गैंगस्टर थे, लेकिन आजकल उनमें से कोई नहीं है। कुछ भाग गए हैं, कुछ मारे गए हैं, कुछ जेल की सलाखों के पीछे हैं। जहाँ तक हथियारों की बात है, देखें, जो दो किस्म के लोग होते हैं जो कि क्रिमिनल होते हैं, जिनको हथियारों की नीड होती है, और एक मनशियात यूज करने वाले लोग होते हैं जो कि मनशियात इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों को कहीं ना कहीं से चीजें मिल ही जाती हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, अगर दुनिया के किसी भी हिस्से की बात करें, अमेरिका, लंदन की बात करें, या फिर आपके भारत की बात करें, तो वहां पर भी जो इस तरह के इलाके हैं, जो इस तरह की आबादियां है, वहां पे आप देखते हैं कि हथियार लेना जराइम पेशा अफराद के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कई लेकिन अभी तो फिल्मों में हैदर भारत साहब, के लिए दिखाई गए। आपके पाकिस्तान से ड्रोन से बहुत हथियार भारत आ रहे हैं। मैं अभी ग्राउंड रिपोर्ट कवर करके आया हूँ पंजाब में। पंजाब पुलिस ने सबूत के तौर पे मैंने खुद देखे हैं चाइनीज ड्रोन जो पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर से आए हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि 26/11 जो हुआ भारत पर, जो मुंबई में 26/11 हमला हुआ, उसकी जांच में ये भी सामने आया कि जो आतंकी कसाब था उसको जो हथियार मिले, उसके जो साथी आतंकवादियों को, वो रहमान डकैत के जरिए गए थे। इस पर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे नहीं, कुछ? देखिए, इस पे कोई हकीकत नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में पॉडकास्ट के, कि रहमान को आपने फ़िल्म में यकीनन बहुत बड़ा दिखाया। देखिए, फ़िल्म फ़िल्म होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैंने ग्राउंड रियलिटी जानता हूँ और मैंने ये सब चीज़ें कवर करी है। रहमान कोई इतना बड़ा नहीं था, वो एक डकैत था, वो डकैती की वारदातों में मुलव्विस रहता था, वो मनशियात फ़रोशी में मुलव्विस रहता था। लेकिन इस इतनी बड़ी कैपेसिटी उसकी नहीं थी कि वो हथियार जो है वो खरीद के किसी और को सेल आउट करे और फिर किसी दूसरे मुल्क पे वो हमला कराए। इतनी कैपेसिटी उसकी नहीं थी। वो खुद भी मनशियात इस्तेमाल करता था रहमान, और वो ज़्यादातर मनशियात फ़रोशों की मनशियात फ़रोशी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहता था। और उसके पास जो वेपन होते थे वो बहुत ही माइनर से छोटे वेपन होते थे। वो ज़्यादातर छुरी या बुग़्दे का इस्तेमाल करता है, जिस तरह के फ़िल्म में भी डायलॉग में बताया है कि रहमान बलोच की मौत जो है, जो मशहूर डायलॉग आपने बताया मुझे, उसका यही है कि वो ज़्यादातर हाथों से कत्ल करता था, कोई बुगदा हो या छुरी हो, इस किस्म के। उसके पास ज़्यादातर जदीद हथियार मौजूद भी नहीं होते थे। तो मैं नहीं समझता, ना इस तरह की कुछ एविडेंस है कि उसने कोई हथियार किसी को दे के किसी दूसरे मुल्क में हमला करने के लिए भेजा हो। क्योंकि ये एक छोटा-सा इलाका है लियारी, जिसमें वो एक अकेला बदमाश नहीं था रहमान, उसके साथ कई और बदमाश थे और उन्हीं बदमाशों से वो लड़ता था। हैदर साहब, अभी मेरी आपसे बात हो रही थी इस इंटरव्यू से पहले, आपने बोला था कि आप पर भी केस दर्ज हो गया था रिपोर्टिंग करते वक्त। आप, क्या हुआ था? देखिए, वो काफ़ी पुरानी बात है, इसको भी 10 साल तकरीबन हो गए कि मैं एक कवरेज कर रहा था जिस वक़्त एक ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन लियारी में नहीं था, लियारी से थोड़ा-सा फासले पे था, कटी पहाड़ी की तरफ। वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था, हम उसकी कवरेज कर रहे थे। कुछ फ़ोर्सेज़ ने, कुछ इदारों ने हमें मना किया कि आप यहाँ पे कैमरा यूज़ ना करें। लेकिन ज़ाहिर बात है कि हम मीडिया पर्सन, हमें खबर चाहिए होती है, चाहे हम किसी तरीके से भी लें। तो वो हमने खबर ली और वो खबर हम ऑन एयर करने जा रहे थे। इस दौरान जो है वो हमें गिरफ्तार किया गया, हमें पकड़ लिया गया, लेकिन बाद में ज़ाहिर बात है यूनियन तंज़ीमें होती हैं मीडिया की भी, तो उनकी अमल से, उनके अमल, और उन्होंने इंटरफेरेंस करा और फिर हमें उससे छुटकारा मिला। तो इस तरह के कई वाक़यात लाइफ़ में गुज़रे हैं। जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको पुरतशद्दुद वाक़यात भी होते हैं। मुझ पे भी कई हमले हुए हैं। मुझे 6-7 साल पहले गोलियाँ मार के ज़ख्मी कर दिया था, कई दिन मैं अस्पताल में रहा। तो इस तरह के, जब आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें फ़ेस करते हैं, जिसमें आपको जेल भी जाना पड़ता है, जिसमें आपको गोलियाँ भी खानी पड़ती हैं, जिसमें आपको मार भी खानी पड़ती है। तो इसके लिए अगर आप क्राइम रिपोर्टर बनना चाहते हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, तो इसमें आप इस चीज़ों के लिए आप तैयार रहें। क्योंकि आपके भी बड़े मशहूर क्राइम रिपोर्टर हैं तिवारी साहब, उनको भी पता होगा कि वो भी किस तरह की चीज़ों को फ़ेस करते हैं। उन्होंने भी बहुत बड़े-बड़े गैंगस्टर के इंटरव्यू लिए हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ। तो ये चीज़ों का सामना तो, और मैं ये समझता हूँ कि क्राइम रिपोर्टर की ये स्पेशलिटी होती है, अगर उसके साथ इस तरह का कोई वाक़या होता है तो। हैदर साहब, इमरान खान साहब के क्या हाल है? पाकिस्तान में बहुत आग लगी हुई है इमरान खान साहब की खबरें सुनते हैं हम लोग। क्या है अंदर की कहानी? देखिए, अंदर की कहानी तो इमरान खान की उनकी बहनों को भी नहीं पता, उनसे तो किसी को मिलने की इजाज़त ही नहीं है। तो जब वो उनकी आपका बहनें क्राइम मिलने रिपोर्टर है, आपको जाएँगी, तो पता होगी अंदर की तो कहानी क्या है। देखिए, मैं ये समझता हूँ, और मेरी जो अपनी सोर्सेज़ है, कि वो अंदर बिल्कुल खैर खैरियत से हैं।
बीच में अफवाहें उनके मुतालिक ज़रूर आई हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो मर गए हैं, वो ये हो गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो वहाँ पे बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, खैर-खैरियत से हैं। मेरे अपने पर्सनल ज़राए के मुताबिक उनको तमाम सहूलियात जो हैं वो अंदर मुयस्सर हैं और उनके केसेज़ भी डील हो रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि अब उस लेवल के केसेज़ उन पे अब नहीं है, जिससे उनकी ज़िंदगी को या उनकी पॉलिटिकल लाइफ़ को खतरा हो। और आप देखेंगे कि विदिन 2 और 3 मंथ ये आप सेव करके रखिएगा मेरा थॉट कि विदिन 2 और 3 मंथ जो है आज से उनके लिए आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। शुक्रिया जिल्ले हैदर साहब हमारे साथ इस बहुत खास पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। तो आपने सुना धुरंधर की इनसाइड स्टोरी सीधे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के एक बेहतरीन, एक जांबाज क्राइम रिपोर्टर की जुबानी।